नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेशवासियों को दशहरे की पूर्व संध्या पर हार्दिक बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि आज के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर अहंकारी और दुराचारी से धरती को मुक्ति दिलाई थी। ये पर्व असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व है। प्रदेशवासी इस पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ये पर्व प्रदेशवासियों के लिए उत्साह, उमंग और उल्लास लेकर आए। राज्यपाल दत्तात्रेय ने कहा कि मानव के स्वभाव में शुमार तीनों तपस, रजस और सात्विक गुणों को ग्रहण करने के लिए और शक्ति लक्ष्मी सरस्वती की आराधना के लिए 9 दिनों तक नवरात्रों की पूजा की जाती है। ये आराधना स्वयं और देश की शक्ति बढ़ाने के लिए भी की जाती है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी दशहरे की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि दशहरे का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। ये त्योहार हमें सभी बुराइयों का अंत करने और जीवन में सद्गुण एवं सदाचार ग्रहण करने की प्रेरणा देता है। प्रदेशवासी इस पर्व को कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। वहीं सीएम ने प्रदेशवासियों के जीवन में शांति, खुशहाली और समृद्धि की कामना की है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम मनोहर लाल ने सेवा प्रकोष्ठ मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया है। कार्यक्रम के दौरान संगठन के सबका साथ सबका विकास विजन से सभी वर्गों के हितों के लिए किए जा रहे तमाम कार्यों को लेकर मोर्चे के सम्मानित सदस्यों ने आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जलभराव वाले क्षेत्रों में से पानी की निकासी जल्द से जल्द करने के निर्देश जारी किए ताकि किसान समय से अपनी अगली फसल की बिजाई कर सके। मुख्यमंत्री ने वीसी के जरिए समीक्षा बैठक में उपायुक्तों को यह कार्य तय समय सीमा में पूरा करने के लिए भी कहा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के निर्देश भी जारी किए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला उपायुक्तों से समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने निर्देश देते हुए कहा कि जल निकासी के लिए जरूरत हो तो ज्यादा से ज्यादा पंपों की व्यवस्था करें ताकि समय से खेतों में से पानी निकाला जा सके। जल निकासी के बाद पानी ड्रेन में डालने की बजाय रिचार्जिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए, जिससे जल स्तर में भी सुधार होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों को कहा कि विभागों, निगमों, सोसाइटी और कमेटियों की बैठक निर्धारित समय अवधि में नियमित रूप से करें। साथ ही उन्होंने पराली जलाने की घटनाओं की फिजिकल वेरिफिकेशन करके रोजाना रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी जारी किए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जल निकासी के लिए इलेक्ट्रिक पंपों का इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने इसके लिए बिजली विभाग को प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन देने और 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए ताकि निर्धारित समय अवधि में जल निकासी हो सके। वहीं बैठक में बताया गया कि कुछ क्षेत्रों में किसानों को आ रही दिक्कतों को देखते हुए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को खोला गया है। इस पोर्टल पर किसान 17 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि धान खरीद के दौरान किसानों को किसी तरह की कोई समस्या न आए। इसके साथ साथ उन्होंने मंडियों में बारदाना, लिफ्टिंग और लेबर आदि की कोई समस्या न आना सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए। वहीं मुख्यमंत्री ने बाजरे की फसल पर दी जाने वाली भावांतर योजना का लाभ छोटी जोत के किसानों को प्राथमिकता से दिए जाने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने भावांतर भरपाई की राशि जल्द से जल्द किसानों के खाते में जमा करने के निर्देश दिए। मौजूदा समय में धान की फसल के अवशेषों के प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री ने स्थानीय स्तर पर कमेटियां बनाने के निर्देश दिए ताकि ये कमेटियां पराली प्रबंधन के लिए उचित व्यवस्था बना सकें। मुख्यमंत्री ने ऐसी योजना बनाने के लिए कहा जिससे किसानों को पराली की एवज में आर्थिक लाभ मिल सके। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात के कारण टूटी सड़कों की जल्द से जल्द मरम्मत की जाए। साथ ही उन्होंने सिंघू और टीकी बॉर्डर के आसपास की लिंक सड़कों को भी
जल्द से जल्द रिपेयर करने के आदेश दिए। चंडीगढ़ से जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं चंडीगढ़ में कृषि मंत्री जेपी दलाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री ने सभी जिला उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की है, जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हमारे प्रदेश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कई और मुद्दों को लेकर भी अपनी बात रखी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने आज पूरे प्रदेश के तमाम जिलों के जो जिला उपायुक्त हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की है, समीक्षा बैठक हुई है। किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, इस पर बातचीत करेंगे। दलाल साहब, आज बैठक हुई है, किन किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई है? आज हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सारे जो वरिष्ठ अधिकारी थे, सचिव स्तर के, उनके साथ बैठक की और वीसी के माध्यम से जिले के उपायुक्त सभी को जोड़ा और जो महत्वपूर्ण मुद्दे इस वक्त हैं, जिसमें डीएपी की उपलब्धता, जल भराव की समस्या, पराली जलाने का मुद्दा और सड़कों की रिपेयर का, ये गंभीर मुद्दे जो इस वक्त जिनको एकदम एड्रेस करने की ज़रूरत है, इन पे लगभग 2 घंटे चर्चा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि भाई आप इनको तुरंत टाइम बाउंड तरीके से इनका समाधान करें। सबसे पहले खाद का मुद्दा आया। खाद हमारे पास कमी नहीं है। पिछले साल भी इस मौसम के दौरान लगभग 1 लाख मीट्रिक टन खाद की ज़रूरत थी डीएपी की। 1 लाख मीट्रिक टन खाद हमारे पास अक्टूबर के महीने में उपलब्ध है और जो सही उसका बंटवारा हो कि पहले ज़रूरत हमारे यहाँ सरसों के किसानों में है, बाद में जो धान का एरिया है उसमें गेहूँ बिजाई करते हैं, तो सही डिस्ट्रीब्यूशन हो और हमारे पास सुपर फास्फेट जो है वो भी उपलब्ध है, लगभग 10-12 लाख बैग हमारे पास एनपीके भी है। तो किसान भाइयों से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि चिंता ना करें और ये जो काला बाजारी वाले लोग हैं इनके बहकावे में ना आए और अपनी खाद को दूसरे प्रदेशों में ना जाने दे। सभी अधिकारियों को हमने कहा है कि खाद की दुकान पे बोर्ड लगाएं, स्टॉक दिखाएं कितना स्टॉक है और डिप्टी कमिश्नर को, पुलिस के महकमे को मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि हरियाणा की खाद हरियाणा के किसानों के लिए है, पड़ोसी प्रदेशों में नहीं जानी चाहिए। दरअसल इसके साथ ही जो जल भराव है वहां पर जल की निकासी के लिए भी प्रबंधन करने के निर्देश दिए हैं ताकि आगामी जो फसल की बिजाई करनी है किसानों को वो समय पर हो सके। मुख्यमंत्री जी ने चिंता जताई कि बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जिनमें बहुत क्षेत्र के अंदर अभी भी जल भरा हुआ है और क्योंकि इस बार मानसून बहुत देर तक चला है, बारिश और आम साल से ज़्यादा हुई है और ख़ासकर हमारा जींद जिला है, हमारा झज्जर है, रोहतक है, दादरी है, भिवानी है और वहाँ पर डिवाटरिंग का काम चल तो रहा है, लेकिन सख्त निर्देश दिए मुख्यमंत्री जी ने कि 31 अक्टूबर तक सारे खेत खाली होने चाहिए ताकि किसान की धरती 15 नवंबर तक सूख साख के गेहूं की बिजाई कर सकें और कहीं भी कोई दिक्कत है बिजली की और किसी विभाग की किसी तरह की है उनका तालमेल बैठाएं और डिप्टी कमिश्नर को बांध दिया है कि इस तारीख को कहीं भी किसी भी धरती पर 1 इंच भी पानी नहीं होना चाहिए। पराली के प्रबंधन को लेकर जो वो क्या जो है वो नीति बनाई गई है सर? मुख्यमंत्री का कहना था कि किसानों को पराली से जो है वो लाभ हो, उसका आर्थिक जो है वो उसके साथ उसको जोड़ा जाए, इसको लेकर कोई आदेश दिए गए हैं आज की बैठक में? पराली के बारे में भी बहुत विस्तृत चर्चा हुई और पिछले 3-4 दिन पहले तक हमारे यहाँ पराली जलाने की घटना हो ही नहीं रही थी। दुर्भाग्य से पिछले 9 और 10 तारीख को पराली जलाने की घटनाएं 3 जिलों में आई हैं, जिसमें कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल जिला है और पराली के लिए हमने प्रबंधन बहुत किया है, बेलर दिए हैं, मशीनरी दी हैं, गांठ बनाने का सिस्टम किया है। आगे जो पराली कंज्यूम करने के लिए गौशाला में पराली चाहे और जो गैस बनाने वाले प्लांट हैं, जो एथेनॉल बनाने वाले प्लांट हैं, लेकिन अभी दिक्कत क्या है कि एग्रीगेटर नहीं है कि पराली को इकट्ठा करके कहीं रख के और फैक्ट्री में दे दे। तो इसका भी उपायुक्त जो जिले के हैं उनको कहा है कि प्रबंध करें और किसानों को समझाएं कि पराली को जलाएं ना और अगर फिर भी नहीं कोई मानता है तो कानूनी कार्रवाई भी करें।
दरअसल मंडियों में खरीद चल रही है, धान की खरीद हो रही है और जो कॉटन का क्षेत्र है वहाँ पर कॉटन की खरीद हो रही है। जो भाव है इस बार, चाहे धान के भाव की बात करें या फिर कॉटन के रेट की बात करें, काफ़ी ठीक किसानों को मिल रहा है। लेकिन जो खरीद चल रही है उसकी प्रक्रिया कैसी है सर? कहीं कोई किसी तरीके की दिक्कत, परेशानी, उठान या अन्य कोई किसी तरह की समस्या? बहुत सुचारू रूप से, क्योंकि सारा 3 तारीख से हमने धान की खरीद शुरू की और इस बार खुशी की बात यह है कि जो एमएसपी से ऊपर भी धान बिक रहा है। जो दूसरे वाला धान था वो तो जो पिछले साल 1800 रुपये था वो 3200 3300 रुपये बिक रहा है। लेकिन एमएसपी से मंडी में आकर के जो हमारी प्रोक्योरमेंट एजेंसी से ऊपर 10 20 50 रुपये ले जाकर के भी धान को खरीद रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है। मंडियों में बहुत मात्रा में धान आ रहा है, ठीक व्यवस्थित ढंग से मंडियाँ चल रही हैं, पेमेंट हमने करना शुरू कर रखा है और 3-4 दिन के लिए थोड़ा सा ये सीजन होता है, ट्रॉलियों की उनकी लाइन तो लगी जाती है, मंडियाँ भी भर जाती है, लेकिन किसान बहुत सहयोग कर रहे हैं और उनकी धान बिक जाएगी और इस बार मात्रा भी अच्छी आएगी। सर इस बार किसानों को रेट भी, चाहे हम मूंगफली की बात करें या कॉटन की बात करें या धान की बात करें, सभी फसलों के रेट जो हैं वो जिन फसलों की सरकार एमएसपी देती है उनके एमएसपी से बढ़कर रेट मार्केट में इस बार किसानों को मिल रहे हैं। क्या कहेंगे कि किसानों के लिए राहत की बात है? बड़ी खुशी की बात है। देखिए एमएसपी कोई फाइनल रेट नहीं है, एमएसपी स्पॉट प्राइस है, क्योंकि इससे नीचे जाएगा तो हम सपोर्ट करेंगे। और खुशी की बात यह है कि इस बार सरसों 7,500 8,000 बिक रही है, कपास जो है एमएसपी से ऊपर बिक रही है, चना भी एमएसपी से ऊपर बिक रहा है और बहुत सारी फसलें जो है एमएसपी से ऊपर बिक रही हैं। और हमारी प्रार्थना बाजरे के किसानों को, जिनको हमने 600 रुपये का भरपाई दी है, उनको पैसा बिजाई के लिए, खाद के लिए, खर्चे के लिए भी तुरंत हम डाल देंगे। लगभग 500 करोड़ रुपया इस हफ्ते में हम डालेंगे, जाना शुरू हो भी गया है। तो किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि चिंता ना करें, बाजरा भी आप देख लेना एमएसपी से ऊपर जाएगा। सर मेरा फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है उसको भी कुछ और समय के लिए खोला गया है ताकि किसान जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। उसके लिए कब तक की आगे तारीख तय की है? अभी 2-3 दिन के लिए ये पोर्टल दोबारा खोला गया है कि धान के किसानों से हमें शिकायत आई थी कि उनमें से कुछ लोग रह गए हैं और धीरे धीरे करके लोग इस पोर्टल को अडॉप्ट कर रहे हैं। और हम किसानों की सुविधा के लिए ये पोर्टल बनाया है कि इस पोर्टल के माध्यम से हमें पता रहे किस किसान ने किसके कहाँ क्या बो रखा है, उसके लिए क्या मंडी का प्रबंध करना है, उसके लिए किस खाद की ज़रूरत है। तो ये व्यवस्था उनके हित में है और किसान भाई इसको अडॉप्ट कर लेंगे तो आने वाले वक्त में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। अंतिम सवाल है सर, ये जो किसानों का करीब 11 महीने से आंदोलन चल रहा है, इसका आप हरियाणा पे किसी रूप में अब इन दिनों में कोई असर देखते हैं? देखिए, हम किसान भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि जिन मुद्दों पर आंदोलन था, पहली बात तो ये कृषि कानून लागू ही नहीं है। फिर जो भ्रम फैला गया कि मंडियां टूट जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी या किसान की ज़मीन चली जाएगी, तीनों चीज़ आप देख रहे हैं कहीं है नहीं। ये कुर्सी की लड़ाई है और हमारे यहाँ तो लोग हमारे साथ हैं। ये दूसरे प्रदेशों के जत्थेदार आके हमारे हरियाणा को बर्बाद कर रहे हैं, हमारा रोजगार छीन रहे हैं, हमारी फैक्ट्रियों को बंद करवा रहे हैं, हमारा रास्ता जाम कर रहे हैं, या कुर्सी के काटे हुए कुछ कांग्रेसी जो टोल जाम करके तरह तरह के उत्पाद कर रहे हैं। उनकी इच्छा यही रही है, जिस तरह से उनके राज्य के वक्त में गोलियां चली, किसान नेता किसान मारे गए और उस तरह की घटना पैदा हो तो इनको संतुष्टि मिले। और इसका परिणाम ये लखीमपुर की घटना है। एकदम से वहाँ जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई तो सारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, चाहे राहुल जी हो, सोनिया जी हो, प्रदेशों के मुख्यमंत्री जी हो, भाग भाग के वहाँ गए और यहाँ पर सरदार भाई हमारे कश्मीर में मारे गए, हिंदू मारे गए, उग्रवादियों ने मार दिए। एक SCBC का भाई को लाठियों से हनुमानगढ़ में मार दिया। ट्वीट भी नहीं किया उन्होंने। उनका मकसद जो है, उनकी लड़ाई शुद्ध रूप से किसानों के आड़ में किसानों को आगे करके कुर्सी हथियाने की है। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, जिन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री ने आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ और सभी जिलों के DC के साथ बैठक की है और किसानों को लेकर जो तमाम फैसले हैं वो लिए गए हैं। खासतौर पर जो जल भराव है खेतों में, उनकी निकासी के जल्द प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसमें JP दलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा और ये कहा है कि किसानों की आड़ में कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है।
वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विजयादशमी की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी और सभी के लिए मंगल कामना भी की। अनिल विज ने कहा है कि भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था और देवी दुर्गा ने 9 रात्रि 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है और इसीलिए इस दशमी को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि दशहरा पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। ये पर्व हमें सभी बुराइयों का अंत करने और जीवन में सद्गुण एवं सदाचार को ग्रहण करने की प्रेरणा भी देता है। इसके साथ ही अनिल विज ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि प्रदेशवासी इस पर्व को कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। वहीं चंडीगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी है। इस दौरान उन्होंने पंचकुला में हुई बीजेपी प्रदेश परिषद की बैठक को लेकर कहा है कि काफी लंबे समय के बाद यह बैठक हुई, जहां संगठन और सरकार के कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 7 साल के दौरान ऐतिहासिक सैकड़ों काम किए हैं, लेकिन 7 साल में सरकार की बड़ी उपलब्धियों की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। जो प्रदेश परिषद की जो पहली बैठक हुई थी और ये पहली बैठक बहुत लंबे समय के बाद जो जानकारी हम लोगों को मिली है कि लंबे समय के बाद इस तरह की परिषद की बैठक हुई और जिसमें मंच पे इकट्ठा पूरे प्रदेश के मंडल के मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री सब लोग एक मंच पे थे और सबने अपनी बात को रखा। अपनी बात हर साथी ने अपनी बात भी कही। एक संगठन की मीटिंग है, संगठन के जो रणनीति है उसके तहत संगठन की जब मीटिंग होती है उसके परिणाम पार्टी को मिलते हैं और मैं धनखड़ जी को बधाई दूंगा कि इतनी बढ़िया मीटिंग ये पहली बार मुझे देखने को मिली हम सब लोगों को और इसके लिए पार्टी के लिए लाभ हो। नहीं, संगठन सरकार संगठन दोनों मिलकर काम करें। सरकार के जो काम किए हैं संगठन का प्रचार प्रसार करेगा। जो लोग जो 7 साल में जो काम हुए, ऐतिहासिक काम हुए और ऐतिहासिक फैसले हुए जो कभी नहीं हुए। 7 साल के राज में कहा था 7 बड़े काम कौन से बता, हर और का उदाहरण 7 काम तो नहीं कहो, सैकड़ों काम है जो 7 साल में हुए हैं और सबको उसकी जानकारी है पर 7 कामों की हर व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए। सरसों की बिजाई अभी 5-7 दिन के बाद सरसों की बिजाई होगी। डीएपी की जैसे जरूरत प्रदेश पड़ेगी, डीएपी की कोई कमी नहीं। कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि डीएपी के लिए हम प्रदेश में कोई भी किसान की खाद की कोई समस्या नहीं रहेगी। हम समय पे खाद पहुंचाएंगे, किसान की जितनी जरूरत सबको पूरा करेंगे। किसान बताते रहे, प्रदेश की सरकार किसान के एक एक काम को हम करते रहेंगे। किसी को बिजाई के लिए, डीएपी के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए कोई परेशानी प्रदेश की सरकार में नहीं आई। सरसों की बिजाई कुछ क्षेत्र में भिवानी की तरफ, हमारे जो मेवात का इलाका है, फरीदाबाद का इलाका, पलवल का इलाका है, इस तरह की बिजाई अब चालू होने जा रही है। अभी उनकी धीरे धीरे हर क्षेत्र में बिजाई कहीं पहले हो जाती है कि 10 दिन पहले के 10 दिन बाद में, जहाँ भी डीएपी काम की कमी नहीं रहेगी। जो मुख्यमंत्री ने कहा तो डीएपी पूरा मिलेगा। जमाखोर हैं इस तरह के जो लोग डीएपी जमा करते हैं, खिलाफ सरकार काम करते तो जो जमाखोरी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान रणजीत सिंह ने प्रदेश के बिजली विभाग को लेकर तमाम जानकारियां साझा की हैं। कि गठबंधन सरकार को जल्द 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस दौरान बिजली विभाग में किस तरीके के सुधार के लिए कदम उठाए गए, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं। सर, 2 साल का कार्यकाल जो वो जल्द पूरा होने जा रहा है गठबंधन सरकार का और आप सरकार में बिजली मंत्री है। बिजली मंत्री के तौर पर आपका 2 साल का जो कार्यकाल है, अब तक की जो तमाम कार्यवाही हुई है बिजली विभाग से जुड़ी हुई, उसको लेकर आप संतुष्ट हैं? सर देखिए, बहुत बढ़िया चल रहा है, हर जगह से अप्रिसिएशन है। अभी पिछले हमें 4-5 दिन से थोड़ी सी दिक्कत आई है, उसमें भी ऐसा नहीं, थोड़ा कट डाउन का भी 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है, जो मुझे भी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है। उसका कारण जो है वो ये है कि बहुत बरसातें हुई है
अब के पिछले 18 साल में कभी इतनी नहीं जो अब के हुई है, रिकॉर्ड 18 साल का। और रिकॉर्ड भी होने के बाद सितंबर अक्टूबर में कभी बरसात नहीं होती, अभी अक्टूबर तक बरसात हुई है। उस बरसात का ये हुआ कि जहाँ से हमारा कोयला आता है वहाँ खाने जो है उनमें पानी भर गया, पानी निकालने में दिक्कत लगेगी। ये करके थ्रू आउट कंट्री है, कुछ स्टेटों में तो बहुत बुरी हालत है, पर हमारे 4-5 दिन का ये फेज़ है, निकल जाएगा। 4-5 दिन के बाद बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन है। हमने कोई इंडस्ट्री कट नहीं लगा रहे, कहीं कोई पावर कट नहीं लगा रहे। कभी कभी गांव में 1-1.5 घंटा बिजली चली जाती है, वो भी कई बार दिक्कत आ रही है तब करना पड़ता है। बाकी हमारा बहुत ठीक चल रहा है और बहुत बढ़िया चलेगा। पूरी टीम मेरे डिपार्टमेंट की सब ने बहुत मेहनत करी, कई हमने रेड करे। अब के इस साल में हमारा अंदाजा है, परमात्मा की ठीक इच्छा रहे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक टारगेट दिया था कि आप 1500 करोड़ रुपया रेवेन्यू इस साल बढ़ा दें, तो मार्च टू मार्च होता है। मैं मानता हूं कि हम 2000 करोड़ रुपया भी क्रॉस करेंगे। ये सर तमाम आपने जो रेड की कार्रवाई शुरू की या फिर जो है वो जगमग योजना के तहत तमाम गाँवों को शामिल करने का फैसला किया, लोगों में जाकर आपने बिजली पंचायतें की, लोगों को समझाने की कोशिश की कि बिल भरिए, बिजली लीजिए, इस तरीके के जो प्रयास हुए उनका असर राजस्व के तौर पर भी खास करके जो पहले हमारे सीएम साहब ने पहले जो मीटर आउट करवाए बाहर, जब उनका टेन्योर था, उससे हमारा लाइन लॉस काफ़ी कम हुआ। सेकंड, देखिए गांव में इतनी बिजली का नहीं हमें मिल रहा, जितना ज़्यादा हमें इंडस्ट्री से रेवेन्यू आ रहा है। इंडस्ट्री बड़ा तेज़ी से हब बनता जा रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप 10 साल में देखना कि सबसे बड़ी इकॉनमी नॉर्दर्न रीजन में हमारा हरियाणा और गुरुग्राम सबसे बड़ा होगा। बहुत फास्ट डेवलपिंग हो रही है। मैं नहीं कह रहा नीति आयोग ने भी फास्ट डेवलपिंग स्टेट में हरियाणा को नंबर 2 का। अभी हमारे पावर मिनिस्टर से, ऑनरेबल हमारे पावर मिनिस्टर आर के सिंह जी से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, वीसी पे सारे मिनिस्टर जुड़े थे नॉर्दर्न इंडिया के। उसमें उन्होंने कहा कि भाई हरियाणा को फॉलो करो, हमारा लाइन लॉस, हमारी जगमग योजना, हमारा जो ये कुसुम योजना में जो हम पंप्स दे रहे हैं, ये उसका सोलर वाले का, उसका पूरे देश में हम 1 नंबर पे जा रहे हैं। उसकी बहुत तारीफ हुई और उन्होंने हमें कह दिया कि आप फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में जितना पैसा चाहिए उठाओ करो। ये लाइन लॉस को लेकर जो है वो अब क्या स्थिति है सर? लाइन लॉस आप लगातार कम करने को लेकर प्रयासरत भी है? टू मार्च होता है, पिछले मार्च पे हमारा 14.55 था और मेरा ये मानना है कि अब के मार्च तक हम इसे 12 तक, मेरी सोच है कि मैं इसे 12 तक ले जाऊं। 1-2% ऊपर नीचे रह जाए तो मैं नहीं कह सकता। 12% तक जाना एक बहुत बड़ा, एक असंभव कार्य होगा जो हम कर देंगे। ट्यूबवेल के किसानों को राहत देने के लिए भी आपने जो है वो सौर ऊर्जा के साथ भी जोड़ा है और इसके अलावा जो है वो किसानों को जो पेंडिंग कनेक्शन है वो जल्द से जल्द दिए जाए, इसको लेकर भी प्रयास किए गए हैं। बहुत जल्दी हम इस पर हाई पावर परचेज कमेटी में ट्यूबवेल वाला हमारा कनेक्शन लग रहा है। इसमें हम चाहेंगे कि इसके बाद खटाखट तेजी से इलेक्शन, अगले 3 महीने में हम फौरन जितने कनेक्शन ज़्यादा चाहते से जल्दी। सर एक अभी फिलहाल अभी एक घोषणा हुई है 30 सितंबर को ही कि एक स्कीम सरकार लेकर आई है। उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम ने कहा है कि जो सरचार्ज है वो माफ़ किया जाए, जिनके जून तक कनेक्शन कटे हुए हैं वो अपनी राशि जो है वो किस्तों में अदा कर सकते हैं जो, और उनको लोगों को दोबारा मीटर का कनेक्शन उनका जोड़ दिया जाएगा। ये उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत है सर। बहुत बड़ा पहले ये फैसला ले लिया गया था, हमारे सीएम साहब ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि जो कोविड का टाइम है इसमें सारा खर्च माफ़ करो, हमने सभी जगह करा। और उसके बाद ऐसे फैसले लिए गए हैं जैसे 37 पैसे पर यूनिट कम करने का हुआ। इसके बाद ये कि तुरंत लोगों को कनेक्शन 25% जो नॉन पेमेंट ऑफ बिल करके कनेक्शन कटे थे उनका 100% पेमेंट करने के बाद जमा वो चलते थे। अब ये कर दिया कि 25% जमा करो, बाकी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स करके अपने खाते जो वो कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा फैसला है। हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, हमारा पावर जो है वो यूज़ हो रही है और उसका हमें रेवेन्यू आ रहा है। और लोगों को जो हमारा एरियज रिकवरी थी वो हमारा पूरा हम बढ़ा रहे हैं। हम 50 लाख से 2 करोड़ बना लें, उसका आना तो कुछ था नहीं। तो ये एक बड़ा जिसे कहें एक समझदारी का बहुत बढ़िया फैसला हमारे सीएम साहब का और सरकार का है। आपके विभाग के अलावा सर एक बात अब राजनीतिक तौर पर करेंगे, 2 साल का सरकार का कार्यकाल जो है वो 27 अक्टूबर को पूरा हो रहा है और 30 अक्टूबर को एक हरियाणा में उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है और बीजेपी जेजेपी गठबंधन से उम्मीदवार गोविंद कांडा मैदान में है, बीजेपी में वो शामिल हुए, उसके बाद पार्टी ने उनको टिकट दी है। एलनाबाद के उपचुनाव के राजनीतिक समीकरण में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, एलनाबाद इलेक्शन अभी शुरू हुआ है। मेनली 3 कैंडिडेट हैं, बीजेपी का है और कांग्रेस का, INLD का है। सदा से सीट INLD की रही है और अभी रिजाइन भी करके गया एक इशू पे। तो ये बात तो ठीक है कि एक मुकाबला तो ज़बरदस्त होगा,
पर अल्टीमेटली मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ, इलेक्शन शुरू नहीं हुआ, नॉमिनेशन पे मैं था, पर ये मान के चलें कि फाइट आज भी मैं कह रहा हूँ, डेफिनेट ये कह रहा हूँ कि फाइट बीजेपी में और INLD में रहेगी, कांग्रेस तो फाइट से बाहर है। और क्योंकि वहाँ शैलजा का कुछ है नहीं, शैलजा टिकट लेके गया, उसका बेचारे का वो तो वहाँ से हल्का छोड़ के आई थी अम्बाला, उसका कुछ भी नहीं है। और कांग्रेस का कैंडिडेट ही एक ऐसा आ गया जो कल बीजेपी में था, आज कांग्रेस में चला गया। तो लोगों में पार्टी के वोट होते हैं, मोदी साहब के चेहरे का वोट है, हमारे मुख्यमंत्री जी की 7 साल की जो सरकार बराबर चली है उसका वोट बैंक है, और लोग समझ के वोट देते हैं। देखिए, अलग इशू दूसरे होते हैं, किसान में भी हूँ, किसान इशू है, पर जो वोट पड़ेंगे वो इस इशू पे नहीं पड़ेंगे, वोट तो पड़ेंगे पार्टी के हिसाब से वोट पड़ेंगे। यानी आप ये मानते हैं कि किसानों से ज़्यादा मुद्दा डेवलपमेंट का रहेगा, इलाहाबाद के लोग डेवलपमेंट को सरकार के साथ आने को वोट करेगा? देखिए, डेवलपमेंट ही मेन मुद्दा रहेगा। लोगों को ये है कि इलेक्शन तो 30 तारीख है, इसके बाद काम तो सरकार ने करने हैं, तो लोग सरकार का ही मान के करते हैं। अगर ये होता है ये किसान का मुद्दा होगा तो आपके चुनाव यूपी में भी होंगे, पंजाब में भी होंगे, सबसे ज़्यादा तो पंजाब का किसान बैठा होता। पंजाब में अब देख लेना रिजल्ट क्या आएंगे। किसान तो मैं भी हूँ, किसान तो सब पार्टी में बैठे, कोई इनकी ठेकेदारी थोड़ी है कि ये सारा कुछ है। हमारे साथ बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला थे, जो कह रहे हैं कि बिजली विभाग ने लगातार कई कदम उठाए हैं जिससे बिजली उपभोक्ताओं को, प्रदेश के लोगों को तो राहत मिली है, साथ ही बिजली विभाग में राजस्व भी बढ़ा है। इसके अलावा इलाहाबाद उपचुनाव में लोग विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे और सरकार के साथ आना लोग चाहेंगे, ये भी दावा रणजीत सिंह चौटाला ने जनता टीवी से बातचीत में किया है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। और हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।